अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद कि आप सब सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलन मस्क के ख्वाब के बारे में। एलन मस्क ने यह ख्वाब देखा है कि वो इस धरती के अलावा मार्स यानी मरीख पे इंसान ज़ात को सेटल करना चाहता है, वहाँ पे आबाद करना चाहता है। तो क्या यह ख्वाब वाकई में पूरा हो सकता है? क्या इस दुनिया से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर एक प्लैनेट जहाँ पे ना ऑक्सीजन हो ना पानी हो, जहाँ पे ना कोई खाने की चीज़ हो और वहाँ हर वक्त जो मट्टी के तूफान आते हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर इस धरती से काफ़ी कम हो, क्या वहाँ पे इंसान ज़ात रह सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और मिशन मार्स को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, तो इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स जो हमारी इस धरती का एक पड़ोसी ग्रह है, जो पड़ोसी सैयारा है हमारा, वो तकरीबन डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5.5 करोड़ किलोमीटर से यहाँ से दूर है। उसका वजन धरती से 10% कम है और उसका जो शेप है वो धरती का आधा है। मार्स को सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाने में, मतलब उसको अपना साल पूरा करने में 670 दिन लगते हैं, मतलब कि धरती का डबल। और उसका जो एक दिन होता है वो हमारे दिन से 40 मिनट लंबा होता है, इसीलिए साइंटिस्ट वहाँ पे जाने को बेताब है और वहाँ पे इंसानों की आबादी करने को बेताब है। रिसर्चर्स की तहकीक के बाद ये पता चला है कि 8 से करोड़ों साल पहले मार्स में पानी लिक्विड शेप में मौजूद था। जैसे कि हमारे इस धरती में हमें दरिया, समंदर और नदियाँ मिलती हैं, वैसे भी मार्स पे काफ़ी कम क्वांटिटी में पानी मौजूद था। हमारी धरती में 71% पानी है और मार्स पे उस टाइम पे 20% पानी था। मार्स पे पानी का सबूत आज भी मिलता है। वहाँ की सतह ज़मीन पे आज भी हमें कुछ ऐसे गड्ढे ज़रूर मिलते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाते हैं साइंसदान कि यहाँ पे पानी मौजूद था, जो कि टेम्परेचर की वजह से खुश्क हो गया और एवापोरेट हो गया यहाँ से। जब वहाँ पे पानी मौजूद था तो मार्स का जो टेम्परेचर था तकरीबन हमारी इस धरती से थोड़ा ही कम था, मतलब कि वहाँ 30 से 40 सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ करता था। वो इसलिए मार्स का टेम्परेचर थोड़ा हमसे कम है क्योंकि मार्स सूरज से थोड़ा पीछे है, मतलब धरती के बाद मार्स आता है। इस वजह से जो मार्स का टेम्परेचर था वो इस धरती से थोड़ा सा कम था, लेकिन इसी सूरज ने मार्स के टेम्परेचर को बिल्कुल भी तबाह कर दिया, उसके एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी तबाह बर्बाद कर दिया। इस सूरज की वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर में ये चेंजेस आई कि उसका इनर कोर जो है ना वो सूखना शुरू हो गया। अब जबकि इनर कोर सूखना शुरू हो गया तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स जो थे वो ख़त्म होना शुरू हो गई। वंस वहाँ पे जब इनर कोर सूखना शुरू हो गया था तो फिर पानी एवापोरेट हुआ गर्मी की वजह से और वो पानी खला में गुम हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब पानी एवापोरेट होता है तो वो क्लाउड्स बनाता है, वो बादल बनाता है, वो और बादल वो सेम टू सेम इसी धरती पे आके बरसते हैं और वो पानी की एक साइकिल शुरू होती है, जिसे साइंटिफिक टर्म में हम वाटर साइकिल कहते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब इनर कोर सूखना शुरू हो गया तो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग्स आई और वो पानी पूरा का पूरा स्पेस में एवापोरेट हो गया और पानी ख़त्म हो गया। अब इस सारे प्रोसेस के बाद में कुछ % पानी वहाँ पे मौजूद रहा, अब वो बर्फ़ की सूरत में ही वहाँ पे मौजूद रहा। अब जबकि बर्फ़ की सूरत में वहाँ पानी मौजूद, वो भी सतह ज़मीन से थोड़ा सा नीचे और किसी किसी हिस्से पर, तो वहाँ पे जो माइक्रोबीज मतलब के छोटे जानदार रहा करते थे जो कि आम आंख से हम देख नहीं सकते, जो कि बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंगस वगैरह ऐसे कुछ थे, उनका भी खात्मा हो गया। और हो सकता है वहाँ पे कोई और भी मखलूक रहती हो जिनका तो मुकम्मली खात्मा हो गया। क्योंकि साइंसदान ये कहते हैं कि मार्स पे एक तो पानी आपको लिक्विड शेप में नहीं मिलेगा और वो आइस की सूरत में है। वहाँ पे हर रोज़ की बिना पे जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, मट्टी के तूफान आते हैं, उनसे और मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से इंसानों का वहाँ रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में। अब आगे क्या, एलन मस्क ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो वहाँ पे इंसान सरवाइव करेंगे, इंसानों के लिए जीने की वहाँ पे जगह बन जाएगी। सारे सवालों के जवाबों के लिए एलन मस्क ने दुनिया के टॉप क्लास के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ बैठक की और एक चीज़ पे बार बार उन्होंने फोकस किया कि आखिर किस तरह से हम सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं, जो ख़तरनाक शुआएं, उनसे मार्स को बचाएं ताकि वहाँ पे ज़िंदगी का होना मुमकिन बना सकते हैं। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम इन फ्यूचर मुस्तकबिल में जब इंसानों को वहाँ बसाने का काम करेंगे तो सूरज और मार्स के बीच में एक आर्टिफिशियल पर्दा देंगे। जबकि ये शील्ड जो सूरज और मार्स के बीच में वो लोग देने में कामयाब हो जाएंगे, उससे क्या होगा कि मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो साउथ पोल पे जो मार्स के एक बर्फ़ का तह है, वो बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ पानी बनना शुरू हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। और जब वहाँ पानी आएगा तो ये मुमकिन है कि ज़िंदगी वहाँ नए सिरे से शुरुआत करे, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है। अब जानते हैं कि कैसे ये मुमकिन होगा कि इंसानों का पहला घर मार्स पे बने।
इसके लिए एलन मस्क की ये प्लानिंग है कि वो 2026 में कुछ साइंटिस्ट मार्स तक भेजेंगे। अब मार्स पे भेजने के लिए उनको पहले से ही एक शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इस किस्म की तो एटमॉस्फेयर है कि इंसान ज़ात वहाँ पे रह ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो बेसिक नीड हो इंसान ज़ात के वहाँ पे रहने के लिए या किसी भी जिंदा चीज़ की वहाँ पे रहने के लिए। तो वहाँ पे कुछ पहले से ही रोवर्स मौजूद हैं। सही, रोवर्स आपने सुना, वही रोवर्स जो मैंने चंद्रयान में आपको बताया थे कि इंडिया चंद्रयान में अपना रोवर भेजने वाला है, जो वहाँ से रीडिंग्स धरती की तरफ। तो पहले से ही मार्स पे रोवर्स हैं और काफ़ी मकदार में रोवर्स वहाँ पे घूमते रहते हैं, जो कि मार्स की सतह के बारे में हमें अपडेट करते रहते हैं। तो वो रोवर्स AI की मदद से काम करते हैं और उन रोवर्स का ये काम है कि वो डिफरेंट टास्क अलग अलग होकर भी सर अंजाम दे सकते हैं। अब वो जो रोवर्स वहाँ पे एज ए रोवर काम करते हैं, वो अलग अलग होकर छोटे छोटे टास्क मुकम्मल करेंगे। जैसे खुदाई भी वो खुद करेंगे और उसके अलावा वो वहाँ से मिट्टी समेट के एक पॉइंट बनाएंगे, जिस पॉइंट पे उन लोगों ने आर्टिफिशियल शेल्टर हाउस बनाने होंगे, घर बनाने होंगे इंसानों के लिए। और कुछ रोवर्स तो ऐसे भी हैं जो काफ़ी आपस में जॉइंट होके मिल के एक 3D प्रिंटर भी बना सकते हैं। मतलब कि जब वो मिट्टी वहाँ से डिग करके लाएंगे तो वो 3D प्रिंटर्स वहाँ पे उस मिट्टी से वहाँ पे ईंटें बनाएगा या ब्लॉक्स बनाएंगे। जैसे आपने कराची में ब्लॉक्स देखे हैं और दूसरे शहरों में तकरीबन ईंटें होती हैं जिससे घर वगैरह बनते हैं। तो वो 3D प्रिंटर्स ईंटें और ब्लॉक्स बनाने का काम करेंगे, जिससे मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पे आर्टिफिशियल घर इंसान के जाने से पहले ही बने हुए हों, और वो भी उन रोवर्स और रोबोट्स की मदद से। 2026 में इंसान मार्स पे लैंड करेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इंसानों के साथ उनके लिए 2 साल का सामान भी होगा, खाने पीने का सामान, पहनने का सामान और काफ़ी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी होंगे। तो उन सामानों को भी इंसानों के साथ वो रोबोट्स ही लाएंगे। अब जबकि इंसान उन आर्टिफिशियल शेल्टर्स में पहुंच जाएंगे तो वो छोटे छोटे रोबोट्स एक बड़े यूनिट में बदल जाएंगे, और उन बड़े यूनिट्स में जो हवा का दबाव होगा वो किसी धरती की तरह दबाव होगा, जैसे कि इंसानों को ये महसूस हो कि वो मार्स पे नहीं है, ऐसे किसी प्लानट में नहीं जहाँ पे पानी और हवा अवेलेबल नहीं है। तो उन यूनिट्स में आर्टिफिशियल हवा अवेलेबल होगी जहाँ पे इंसान आराम से रह सकते हैं। और जबकि ये यूनिट्स बन जाएंगे तो वहाँ पे जो बिजली की सप्लाई होगी वो सोलर पैनल्स के थ्रू ही वहाँ पे मुहैया की जाएगी। सोलर पैनल्स भी ऑलरेडी वहाँ पे उन रोवर्स के साथ अवेलेबल हैं और वो भी अपना काम कर रहे हैं मार्स पे। सोलर पैनल्स की तो बात हो गई कि वहाँ पे बिजली का मसला भी हल हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सोलर पैनल्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं जब इन इंसानों को उन शेल्टर से, उन यूनिट से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो कमांड देंगे वहाँ के रोबोट्स को, और वहाँ के रोबोट्स एज अ शेप ऑफ एनी काइंड ऑफ, वही किसी गाड़ी के शेप में आएंगे और उन यूनिट्स के दरवाज़ों के साथ टकराए जाएंगे। और अब इस तरह जाएंगे कि वो टाइटली टकरा जाएं, ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जो हो ना वो एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब ना हो। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फल और सब्जियाँ उगाने की, मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पैदा करने की। तो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए साइंटिस्टों ने ये कहा है कि सबसे पहले वहाँ पे आलू और कुछ बीन्स ही उगाए जाएंगे, जबकि हल्के प्लांट्स वहाँ पे पैदा हो जाएंगे और पेड़ पौधे हल्के पैमाने पे वहाँ पे आर्टिफिशियली पैदा हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन इतना नहीं होगा कि वो इंसान ज़ात की ज़रूरत को पूरा कर सके। शॉकिंगली मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी एक प्लांट लगाया गया है। वहाँ के जो रोवर्स हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। वो रोवर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे CO2 को ट्रैप करके और वहाँ से ऑक्सीजन को अलग करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो वहाँ ऑलरेडी से मौजूद है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो कार्बन और ऑक्साइड मतलब CO2 से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, और ये काम भी वहाँ पे जारी और सारी है। मतलब इंसानों के वहाँ पे पहुँचने से पहले ही इंसानों के पहुँचने की, रहने की प्लानिंग ही वहाँ पे चल रही है। इस बात को समझते हैं कि किस तरह से इंसानों के पहुँचने से पहले ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहले से मौजूद है। वहाँ के रोवर्स ऑलरेडी वहाँ पे इस किस्म का काम कर रहे हैं कि वो इंसानों के लिए एक शेल्टर हाउस बना रहे हैं जहाँ पे इंसान रह सकते हो। जब इंसान वहाँ पहुँचेंगे अपने साथ वो सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स लेके जाएंगे, मतलब कि 2 साल के खाने का इंतज़ाम भी वो यहाँ से करके जाएंगे। जब इंसान वहाँ पहुँचेंगे तो वो वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़रिए सब्जियाँ उगाना शुरू करेंगे, जहाँ से उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन का पहले से प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इंसान जब 2026 में वहाँ पहुँचेंगे तो वो एक नए तरीके से बर्फ़ को निकाल के और उसे पिघला के वो पीने का पानी भी वहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। इन फ्यूचर ये देखा जा सकता है कि इंसान मार्स पे जाएंगे भी सही और वो वापस इस धरती पे भी आ सकते हैं। इनका जो ये मंसूबा है वो तकरीबन 2026 से लेकर 2050 तक का मंसूबा है।
2026 में पहली इंसान ज़ात वहाँ पे लैंड करेंगे और 2050 तक काफ़ी इंसान ज़ात वहाँ पे आबाद हो चुके होंगे। अब इस बारे में एलन मस्क जो कि इस मिशन के पूरे करता धरता हैं, वो ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे एटॉमिक वॉर कर लेनी चाहिए। ये वॉर किसी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, पर ये वॉर जो होगी वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के ख़िलाफ़ होगी। एलन मस्क ये कहते हैं कि वहाँ पे अगर हम 1000 तक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें, उस टाइम के बाद वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, जो उन लोगों ने एक मैग्नेटिक आर्टिफिशियल शील्ड लगाई हुई थी वो इस काबिल बन जाए, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट शील्ड अब कुदरती मैग्नेट शील्ड में तब्दील हो जाए। उसके बाद टेम्परेचर हाई होने से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाए और फिर से वहाँ पे हरियाली हो जाए और छोटे छोटे पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे पैदा हो जाएं और उससे ये फ़ायदा होगा कि ज़िंदगी की इब्तिदा होगी, वो भी कुदरती तरीके से। अब अगर किसी भी तरीके से वहाँ पे इंसानों को सेटल करना और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, ये वाले सारे मकसद इंसान के अगर कामयाब हो जाते हैं तो इंसानों के लिए काफ़ी मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या वहाँ पे मिनरल्स भी अवेलेबल हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो मार्स से करीब तरीन एस्ट्रॉयड है वहाँ पे ये सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं और वहाँ से खुदाई करके मिनरल्स को मार्स तक लाया जा सकता है, जिससे इंसान ज़ात के लिए ये होगा कि वो उन मिनरल्स को इस्तेमाल करके वहाँ पे सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बात करते हैं आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि अपनी इस धरती को छोड़ हमें किसी और प्लैनेट पे रहने की ज़रूरत पड़ जाए। आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से एलन मस्क जैसा अमीर तरीन इंसान वो ये सोच रहा है कि वो इस धरती को छोड़ के इंसानों की आबादी किसी और प्लैनेट में करे? तो उसका जवाब ये है कि हम इंसानों ने अपने लिए खुद एक गड्ढा बना लिया है, जिस गड्ढे में दिन ब दिन हम गिरते चले जाते हैं। हम इंसानों ने हमेशा कुदरत से लिया है लेकिन कुदरत को दिया कुछ नहीं। आज हमने अपनी सहूलतों के लिए इतनी तो लग्जरी लाइफ बना ली है अपनी कि फैक्ट्रियों का धुआं हो या हमारी गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं या आग जलाने के लिए जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक जो हमारे घरों में हर रोज़ इस्तेमाल होता है, इन सारी चीज़ों से पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है और ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा हर वक्त हमारे सर पे मंडराया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग से हुआ क्या है कि हमारी धरती का दिन ब दिन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये धरती इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। अच्छी बात यह है कि हमारी इस धरती में हर वक्त एक ख़तरा रहता है कि कोई एलियन एस्ट्रॉयड मैं इसलिए कहता हूँ कि अनजान एस्ट्रॉयड आके हमारी धरती से ना टकरा जाए, और वो टकरा गया तो हमारी धरती परख छपकते ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा काफ़ी मरतबा हुआ है कि इस धरती से एस्ट्रॉयड टकरा है और काफ़ी ऐसी क्रिएचर्स, काफ़ी ऐसे जानदार सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। जैसे हम डायनासोर्स का मिसाल देते हैं कि डायनासोर्स का खात्मा भी एक एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ था। तो ये सारी वजूहत है जिनके बारे में एलन मस्क यहाँ इस दुनिया के थिंक टैंक्स सोचते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि अगर इंसान ज़ात की नस्ल को बचाना है तो किसी और प्लैनेट पे भी इंसानों को शिफ्ट करना होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता ये धरती ख़त्म हो जाती है, ये इंसान ज़ात सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई एस्ट्रॉयड या प्लैनेट हमारी इस धरती से टकरा जाता है, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस धरती का टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि मौसमों में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ जाती है कि इंसानों का यहाँ रहना मुमकिन नहीं, तो फिर कोई और प्लैनेट्स बैकअप पे ज़रूर हो जहाँ पे इंसान ज़ात को बचाया जाए और इस पूरी की पूरी कायनात में इंसान का वजूद ज़रूर हो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें। आपकी शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होगी। पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि आप वीडियोस ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। आज भी मैं आपको ये स्टार्ट्स दिखा रहा हूँ अपने कि सब्सक्रिप्शन कितनी है और वॉच टाइम कितना होता है और वीडियोस कितनी देखी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई टॉपिक पे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।